साथियों नमस्कार। जैसा कि हम लोग हिंदी वर्णमाला को पढ़ रहे हैं और हिंदी वर्णमाला में हम आपको उच्चारण स्थान बता रहे थे। क्या बता रहे थे? उच्चारण स्थान। तो कल हमने उच्चारण स्थान थोड़ा सा चर्चा किया था। उच्चारण स्थान हिंदी जगत में कितने हैं? तो कितने हैं? 7। फिर हमने कुछ स्वर वर्णों के उच्चारण स्थान के बारे में जिक्र किया था। आइए आज हम लोग शुरू से चलते हैं। तो उच्चारण स्थान हिंदी जगत में उच्चारण स्थान की संख्या कितनी है? 7। कौन कौन से? क, ता, मु, द, ओ। क से आपका हो गया कंठ, ता से हो गया तालु, मु से हो गया मूर्धा, द से हो गया दंत, ओ से हो गया ओष्ठ। ठीक। अब दो और हैं। एक है आपकी नासिका और दूसरा है जिह्वा की जड़। 1 2 3 4 5 6 यहाँ पे हम लिख देते हैं जिह्वा की जड़। जिह्वा की जड़। ठीक। ये आपका हुआ 7। यही 7 उच्चारण स्थान। इन्हीं 7 उच्चारण स्थान से आपके स्वर का भी उच्चारण होता है और व्यंजन का भी उच्चारण होता है। आइए जानते हैं स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान। स्वर का उच्चारण स्थान। उच्चारण स्थान से लगभग एक प्रश्न आ ही जाता है। या तो हिंदी में पूछ लेगा या फिर संस्कृत में पूछ लेगा, लेकिन 1 नंबर का आना ही आना है। और लगभग हिंदी संस्कृत आप थोड़ा सा डिफरेंट, नहीं तो सब कुछ एक ही है, उसमें थोड़ा 10% आप भिन्न समझ के चलिए। तो स्वर का उच्चारण स्थान देखिए, हम लोग ट्रिक के माध्यम से याद करेंगे। जैसे हमने कतामुदो लिखाया है वैसे हमको कतामुदो लिख लेना है। क, ता, मु, द, ओ। क से क्या हो गया? कंठ, ता से तालु, मु से मूर्धा, द से दंत, ओ से ओष्ठ। लिख लिया। अब हमें इसी प्रकार से स्वर वर्णों को लिख लेना है। अ, आ, ई, ई। एक सेकेंड। ई। उसके बाद मूर्धा में री। फिर आते हैं ओष्ठ में उ। देखिए जैसे हमने क, ता, मु, द, ओ लिखा, वैसे हमने लिख लिया अ, आ, ई, मूर्धा में री, और फिर ओ मतलब ओष्ठ, ओ में उ। ये हो गया आपका। कितने स्वर हो गए? 1 2 3 4 5 6 7। बचे कितने स्वर? आपके 4 स्वर और बचे। कौन कौन से? ए, ऐ, ओ, औ। आइए इनके उच्चारण स्थान को देखते हैं। इनका उच्चारण स्थान कैसे होता है? तो ए है। ए का उच्चारण स्थान जानने से पहले हम देख लें ए का विच्छेद। तो ए बना है अ और ई से। ए बना है किससे? अ और ई से। और हमने आपको बताया कि अ बोला जाता है कंठ से और ई बोला जाता है तालु से। अभी हमने बताया कि अ कहाँ से बोला जाएगा? कंठ से, और ई बोला जाएगा तालु से। तो ए का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ, ताल। ठीक। इसी प्रकार ए का उच्चारण स्थान। तो ए का पहले कर लीजिए विकटन अ, बड़ी अ बोला जाता है कंठ से और बड़ी बोला जाता है तालु से। तो ए का उच्चारण स्थान कंठ, ताल। इसी प्रकार ओ का उच्चारण स्थान। ओ का उच्चारण स्थान देखते हैं। तो ओ बना है अ, उ से। अ बोला जाता है कंठ से, उ बोला जाता है ओष्ठ से।
तो ओ का उच्चारण स्थान क्या हो जाएगा? कंठ। ठीक, औ का उच्चारण स्थान देख लेते हैं। तो औ का उच्चारण स्थान भी अ, उ से, अ का कंठ और उ का ओष्ठ, ये भी हो गया कंठोष्ठ। आपको इतना हमने बेसिक बता दिया। अगर आपको ए ऐ ओ औ का देखना है तो संस्कृत में एक सूत्र है। सूत्र क्या है? ए दै ते, ए दै ते कंठ तालु। आप इसको याद कर लीजिए। ए, अब देखिए इसमें ए है और ये दै में ऐ की मात्रा है, तो ऐ हो गया। ए ऐ कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ तालु से। दूसरा क्या है? ओ दौ तो कंठोष्ठ। तो इसमें देखिए ओ है और दौ में औ की मात्रा है, तो यहाँ से ओ और औ कहाँ से बोले जाएंगे? कंठ और ओष्ठ से। तो इस तरीके से हिंदी जगत में स्वर का उच्चारण स्थान हम लोगों ने देख लिया। ए ऐ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ तालु है। ओ औ का उच्चारण स्थान क्या है? कंठ ओष्ठ है। ठीक, आ का उच्चारण स्थान कंठ है। ई का उच्चारण स्थान तालु, उ का उच्चारण स्थान ओष्ठ और री का उच्चारण स्थान मूर्धा। अब दंत में क्या होगा? तो दंत में ली, जो कि यहाँ हिंदी जगत में स्वर नहीं है, वो संस्कृत जगत में माना जाता है, तो ली का उच्चारण स्थान दंत से होता है। ठीक है, तो यहाँ तक हम लोगों ने उच्चारण स्थान देख लिया। आइए व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान देखते हैं। किसका? व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान। तो व्यंजन वर्णों का अगर उच्चारण स्थान देखें तो सबसे पहले हम 3 पार्ट में बांट लें। पहला स्पर्श व्यंजन, जो आपको हमने बताया है। दूसरा अंतस्थ व्यंजन और तीसरा ऊष्म व्यंजन। ये तीनों हमने आपको बताया है। तो आइए देखते हैं स्पर्श व्यंजन। सबसे पहले किसे उठाएंगे? स्पर्श व्यंजन को। हमने बताया था कि स्पर्श व्यंजन कितने होते हैं? क से लेकर म तक टोटल 25 वर्ण। क से म तक टोटल कितने वर्ण हैं? 25 वर्ण। तो आइए सबसे पहले हम लोग स्पर्श व्यंजन को देखते हैं कि इनका उच्चारण स्थान क्या होगा। जैसे जैसे हमने लिखा था कतामुदो, बस उसी ढंग से लिख लेना है। क ता मु द ओ, कता मु द ओ। ठीक है, लिख लिया हमने कता मु दो। आइए अब जैसे जैसे क का हमने बताया था आपको कंठ, ताल, मु का मूर्धा, द का दंत और ओ का ओष्ठ। जैसे हमने कता मुदो लिखा है वैसे हम क ख लिख लेंगे। क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, त वर्ग, प वर्ग। अब क वर्ग का मतलब क्या हुआ? क ख ग घ ङ। च वर्ग का मतलब च छ ज झ ञ। ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ ण। त वर्ग का मतलब त थ द ध न। प वर्ग का मतलब प फ ब भ म। आपके 25 वर्ण का उच्चारण स्थान देखिए आपने कैसे कतमुदो से तैयार कर लिया। कैसे तैयार किया? कुछ नहीं करना था। जैसे आप कतमुदो बोल रहे हैं, क ता मु द हो, आपने ऐसे बोला। आपको ये भी पता हो गया कि क का कंठ, ता का तालु, मु का मूर्धा और द का दंत, ओ का ओष्ठ। वैसे आपको लिख लेना है क वर्ग, च वर्ग, ट वर्ग, फिर त वर्ग और प वर्ग। आपने लिख लिया।
अब क वर्ग का मतलब क ख ग घ, च वर्ग का मतलब च छ छैया, ट वर्ग का मतलब ट ठ डण, त वर्ग त थ ध न, और प का मतलब प फ ब भ म। आपके टोटल कितने 25 वर्ण, और इन 25 वर्णों का उच्चारण स्थान आपने कैसे ट्रिक से याद कर लिया। ये आपका कतामुदो क्या है, ट्रिक है। कितनी जल्दी आपको याद हो गया, कतामुदो क वर्ग च वर्ग ट वर्ग त वर्ग प वर्ग, याद हो गया। अब आइए अंतस्थ व्यंजन को देखते हैं। अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान, अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान, व्यंजन का उच्चारण स्थान। जैसे आपने अभी कतामुदो लिखा, ऐसे लिखा था ना, क ता मु द ओ, आपने लिखा था। ठीक उसमें आपको ऊपर से क को और नीचे से ओ को हटा लेना है। ऊपर से क को, क मतलब कंठ और ओ मतलब ओष्ठ, तो कंठ और ओष्ठ को हटा लीजिए। देखिए हमने यहाँ से इसको हटा दिया और यहाँ से ओष्ठ को। अब आपके पास क्या बचा, तामूद। क्या बचता है, तामूद। तामूद का मतलब, ता का मतलब तालु, मु का मतलब मूर्धा, और द का मतलब दंत। वह अब तामूद, अब यहाँ से आप य र ल, य र ल, ये तीन आप लोगों ने लिख लिया। और जो व है, इस व का उच्चारण स्थान होता है दंतोष्ठ। क्या होता है, दंत और ओष्ठ से बोला जाता है व का उच्चारण स्थान। तो आपका ये अंतस्थ व्यंजन जो य र ल व थे, इसमें आपने जैसे तामूद लिखा, तो ये तामूद से आपको य र ल का तो मिल गया उच्चारण स्थान, और य का, और सॉरी व का उच्चारण स्थान क्या हो जाता है, दंत ओष्ठ। अगर यहाँ से आपको ना आए तो इसका एक सूत्र ही होता है, वकारस्य दंतोष्ठ, वकारस्य, वकारस्य दंतोष्ठ, दंतोष्ठ। इसका मतलब क्या हुआ कि जो ये व है, वकार, वकार मतलब व रेफ में है, तो वकार व का उच्चारण स्थान क्या होगा, दंत ओष्ठ। ठीक, यहाँ तक आप लोग समझ गए अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान। जैसे हमने कतामुदो लिखा, उसमें से कंठ को हटा दिया और ओष्ठ को हटा दिया, बचा क्या, तामूद, और तामूद का मतलब ताल मूर्धा दंत। ठीक उसी प्रकार हमने य र ल को लिख लिया, व का उच्चारण स्थान वकारस से दंतोष्ठ से दंत और ओष्ठ हो जाता है। ठीक, यहाँ तक आप लोग एकदम क्लियर। यही पूरा प्रश्न आया हुआ था कि व का उच्चारण स्थान आप बताइए। तो इसको तो आप लोग रट सकते हैं, वकारस से दंतोष्ठ, वकारस से दंतोष्ठ, 3 बार 4 बार आपने रटा, आपको याद हो जाएगा। आइए ऊष्म व्यंजन को देख लें। ऊष्म व्यंजन का क्या है, जैसे अभी हमने किया अंतस्थ व्यंजन का, ठीक उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन का है। अभी हमने लिखा था तामूद, तामूद, तामूद ही लिखा था। ता का मतलब ताल, मु का मतलब मूर्धा, और द का मतलब दंत। ठीक उसी प्रकार इसमें भी लिखेंगे तामूद, ता का मतलब तालु। ये बार बार हम इसलिए लिखा रहे हैं ताकि आपको वीडियो देखते ही रट जाए, मूर्धा, द का मतलब दंत। देखिए पढ़ाने और पढ़ने का मतलब ये है कि जो पढ़ा जाए और जो पढ़ाया जाए, दोनों लोग सीखते हैं। और सीखने का मतलब ये है कि एक बार जो चीज़ सीख लिया तो वो कुछ दिन तक भूले ना। भूलती तो सबसे है, लेकिन वो हमें कुछ दिन तक याद रहे, तो हमें क्या होगा कि उससे हम कुछ नई चीज़ें सीखने के लिए आतुर होंगे और सीखेंगे भी, और वहाँ पे ये सारी चीज़ें हमको मदद करेंगी। तो जैसे हमने यहाँ पे अभी अंतस्थ व्यंजन का उच्चारण स्थान बताया, तो आपको हमने तामूद लिखाया, और जैसे हमने कहा तामूद लिखिए, वैसे य र ल लिख लिया। फिर व का उच्चारण स्थान वकार से दंतोष्ठ, या फिर व का उच्चारण स्थान दंत और ओष्ठ। ठीक उसी प्रकार ऊष्म व्यंजन का अगर उच्चारण स्थान आप लोग देखिए उच्चारण स्थान, तो ऊष्म व्यंजन का जो उच्चारण स्थान होता है, ठीक उसी प्रकार आप तामूद लिख लीजिए। आपने तामूद लिख लिया, और तामूद लिखने के बाद वैसे ही आप ऊष्म व्यंजन को उतार लीजिए। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4, श, उसके बाद क्या आता है, श, फिर श। अब एक बचा सिर्फ ह, तो इस ह का उच्चारण स्थान होता है कंठ। क्या होता है, कंठ। सब कुछ समझ में आ गया। तामूद से आपने श स स, बचा क्या, ह। ऊष्म व्यंजन में तो ह ही बचा ना। ऊष्म व्यंजन की संख्या कितनी है, 4। कौन कौन, स स स ह।
3 का उच्चारण स्थान तामूद से, ताल, मूर्धा और दंती, दंत से, दंती से। और ये बचा आपका जो ह, ये ह किसका उच्चारण स्थान है? कंठ का। फिर आपको हम संस्कृत में, अगर यहाँ से नहीं समझ में आएगा, संस्कृत से डायरेक्ट सूत्र कर देंगे। अब इसमें एक चीज़ और देखना है। अभी हमने आपको बताया कि जो स्पर्श व्यंजन थे, स्पर्श व्यंजन में जैसे हमने कता मुदो लिखा, मुद वो, वैसे हमने आपको क का मतलब अब आप लोग याद कर लिए होंगे, कंठ, क वर्ग, च वर्ग, फिर हमने ट वर्ग, और फिर त वर्ग और प वर्ग, ऐसे लिखा। फिर हमने बताया कि इसका मतलब क ख ग गंगा, च वर्ग का मतलब च छ छ छ इयाँ, ट वर्ग का मतलब ट ठ ड ढ, त वर्ग का मतलब त थ द ध न, प का वर्ग का मतलब प प ब भ म। तो जैसे इनका उच्चारण स्थान, ङ का उच्चारण स्थान कंठ से भी होता है, लेकिन ये जो हैं इनको कहा जाता है पंचमाक्षर। तो इनका उच्चारण स्थान, पंचमाक्षर का उच्चारण स्थान अपने जगह से तो होता ही है। जैसे ये क वर्ग में आ गए कंठ में, तो कंठ से तो होता ही है, लेकिन इनका उच्चारण स्थान नासिका से भी होता है। ग, न, न, म बोल के देख लीजिए, नासिका से होता है, क्योंकि ये मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं, मुख और नाक दोनों से बोले जाते हैं। तो इसलिए पंचमाक्षर जो हैं इनका उच्चारण स्थान हमेशा 2 होता है। एक तो जैसे ग कंठ में क वर्ग में आया, तो क वर्ग में ये कंठ में गया, तो कंठ से तो होता ही है, लेकिन कंठ के साथ साथ किससे होता है? नासिका से भी होता है। ठीक, आप लोग यहाँ तक समझ गए। इसके आगे आइए थोड़ा सा नोट के रूप में लिख लेते हैं। अनुस्वार, अनुस्वार जो है, अनुस्वार का उच्चारण स्थान, तो अनुस्वार का जो उच्चारण स्थान है वो मुख और नासिका दोनों से होता है। अनुस्वार का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए मुख और नासिका दोनों से, तो इतना कन्फर्म हो गए। अनुस्वार और विसर्ग, दूसरा नोट में लिख लीजिए, विसर्ग, विसर्ग का उच्चारण स्थान हमेशा कंठ होता है। क्या होता है? कंठ होता है। ठीक, और अनुस्वार का मुख और नासिका दोनों से होता है, इसलिए नासिका इसका क्या हुआ? नासिका से ही मानते हैं। नासिका से बोला जाता है अनुस्वार। अनुस्वार जैसे अंक, अंक, पंख। अब इनका जो उच्चारण स्थान है कहाँ से? इनका उच्चारण स्थान नासिका है। इसी प्रकार आपका एक 7वां बचा जिह्वा मूली, जिह्वा मूली या जिह्वा की जड़, इसको हम लोग 2 भी कहते हैं, जिह्वा मूली या जिह्वा की जड़। तो ये जो जिह्वा मूली है, जिह्वा मूली से क और ख, इनको क और ख, ये जो लगा है ये क्या है? ऐसे करके ये अर्ध विसर्ग का प्रतीक है, अर्ध विसर्ग का। तो ये क और क और ख, तो ये जो है आपका ये वाला चिन्ह, ये अर्ध विसर्ग का चिन्ह है। जैसे आपका विसर्ग कैसे होता है? ऐसे होता है, ऐसे ही तो आप विसर्ग लगाते हैं। अब इसमें से आधा इधर से और आधा इधर से, यही चीज़ है ये रेप। ठीक, तो इसको क ख नहीं बोलते, इसको बोलते हैं क ख, मतलब अर्ध टाइप में रहे। तो ये होता है जिह्वा मूली और जिह्वा की जड़ में, इन दोनों का क्या उच्चारण स्थान होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपका उच्चारण स्थान लगभग समाप्त हो गया। ठीक, उच्चारण स्थान में अगर कोई कन्फ्यूजन आपको हो रही है तो आप तुरंत कमेंट कर दीजिए, कमेंट कर देंगे तो हम आपको तुरंत उसका जवाब देंगे। नहीं जवाब दे पाते हैं तो हम उसको अगले वीडियो में बताएंगे। जैसा कि हमने आपको पूरा उच्चारण स्थान बताया, स्वर वर्णों का पूरा कता मुदो लिखा, क का मतलब कंठ, ता का मतलब ताल, मु का मतलब मूर्धा, उसके बाद द का मतलब दंत और ओ का मतलब ओष्ठ। जैसे जैसे लिखा वैसे ही आपको लिखना है। फिर हमने व्यंजन वर्णों का उच्चारण स्थान बताया, फिर उष्म व्यंजन
अंतस्थ व्यंजन सबका अलग अलग उच्चारण स्थान बताया। अनुस्वार वर्ण का उच्चारण स्थान मुख और नासिका दोनों से होता है। विसर्ग का उच्चारण स्थान कंठ होता है। जिह्वा मूली का उच्चारण स्थान जिह्वा की जड़, इनको बोलते हैं जिह्वा की जड़ क और ख, यही दो हैं। ठीक, जिह्वा मूली से इन्हीं दोनों का उच्चारण स्थान होता है। आइए प्रयत्न के बारे में चर्चा करें। प्रयत्न कौन होते हैं और प्रयत्न कितने प्रकार के होते हैं हिंदी जगत में? तो हिंदी जगत में प्रयत्न की संख्या होती है, प्रयत्न की संख्या होती है 2 प्रकार। कौन कौन? पहला अभ्यंतर प्रयत्न, अभ्यंतर प्रयत्न, और दूसरा बाह्य प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। पहला अभ्यंतर प्रयत्न और दूसरा बाह्य प्रयत्न। अब अभ्यंतर प्रयत्न में भी अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या बोलने के आधार पर कितनी मानी गई है? 5। और बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी मानी गई है? 11। ठीक, तो हमने क्या कहा? सबसे पहले देखिए, प्रयत्न पूछता है, बहुत लोगों का गलत हो जाता है और उसका रीज़न ये है कि सही समझते नहीं। हमने कहा प्रयत्न कितने प्रकार के? 2 प्रकार के। कौन कौन से? अभ्यंतर प्रयत्न, बाह्य प्रयत्न। अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या कितनी है? अभ्यंतर प्रयत्न की संख्या है 5। और बाह्य प्रयत्न की संख्या कितनी है? बाह्य प्रयत्न की संख्या है 11। आज इतना ही जानिए। अब आइए थोड़ा सा हम लोग रचना के बारे में चलें। कुछ कवि हों, हालांकि प्रयत्न हमको नेक्स्ट वीडियो में पढ़ाना है, तो नेक्स्ट वीडियो में ही हम पढ़ाएंगे, क्योंकि बहुत बड़ा है और इसे आप और थोड़ा सा ट्रिक का प्रयोग करेंगे तब आप लोग समझेंगे। अगर हम इसी में कर देंगे तो वीडियो कुछ लंबा हो जाएगी और हम नहीं चाहते हैं। इससे अच्छा यह है कि हम कुछ रचनाओं के बारे में आपको बता दें, फिर आगे नेक्स्ट वीडियो में हम आपको पढ़ाएंगे। रचनाएं देखिए हमेशा 2 नंबर तक का पूछा जाता है। साहित्य से भी 2 नंबर का पूछा जाता है। रचनाओं में कबीर आपके हो गए, सूरदास हो गए, तुलसीदास हो गए, महादेवी वर्मा हो गई, सुभद्रा कुमारी चौहान, मतलब जो मुख्य लोग हैं, कवि हैं या लेखक हैं, उन्हीं की रचनाएं ज़्यादा पूछता है। तो एक एक करके हम लोग रचनाओं के बारे में पढ़ाई शुरू करते हैं। सबसे पहले हम आपको बताते हैं कि कबीरदास के बारे में। किसके बारे में? कबीरदास के बारे में। तो आप लोग जानते हैं कि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने खुद कहा कि मस कागज छुएओ नहीं, कलम गहेओ नहीं हाथ। तो उन्हें तो आप लोग जानते हैं कि कबीर तो पढ़े लिखे नहीं थे, लेकिन उनका शिष्य जो था, वो शिष्य ने एक बीजक ग्रंथ बनाया था। कौन? बीजक। और बीजक में ही इनकी 3 रचनाओं को संकलित किया। कौन कौन? साखी, सबद, रामायणी। साखी, सबद, रामायणी। तो कबीर की 3 रचनाएं कौन कौन सी हैं? साखी, सबद, रामायणी। और इसको संकलन किस में किया गया है? बीजक नामक ग्रंथ में। ठीक, तो कबीर का हो गया। अब आइए सूरदास के बारे में चर्चा करते हैं। अब आप बहुत अच्छे से जानते हैं कि अगर कबीरदास को लिखना पढ़ना नहीं मस कागज छुएओ नहीं से तो यही है कि कबीर पढ़े लिखे नहीं थे। तो सूरदास जी का भी यही हाल था। सूरदास नहीं पाते थे, तो उन्होंने भी 3 रचनाओं का किया संकलन। अष्टछाप के बहुत बड़े लेखक माने जाते हैं कृष्ण भक्ति में। और इनका जो साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर की सरावली, श्री कृष्ण जी की 12 छप्पर, अनुपम लेखनी अनुपम चली, आप लोगों ने पढ़ा होगा। तो यही इनकी 3 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? साहित्य लहरी, सूर सागर। देखिए आप लोगों को हम मुख्य बता रहे हैं। सूर की सरावली। अब आप लोग ये सोच लीजिए कि सर ने इतनी 3 ही रचनाओं को बताया, तो ये नहीं। मेरे कहने का मुख्य मतलब है कि जो इनकी मुख्य रचनाएं हैं, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सूर सरावली,
सूर, और इनकी एक है सूर पचीसी, नागलीला भी है, गोवर्धन भी है। तो ये 3 याद रखिए, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सूर पचीसी भी याद करिए, सूर पचीसी, फिर गोवर्धन, गोवर्धन, नागलीला। अब इसमें यह है कि आप लोग नागलीला उतना इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन देख लीजिए, बस बार बार पढ़ते 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 रट जाएगा। तो फिर मान लीजिए अगर आ भी जाता है, हालांकि अभी तक जो सूरदास से अगर पूछेगा तो इतने में ही पूछेगा, सूर पचीसी, सूर सरावली, गोवर्धन, साहित्य लहरी। लेकिन आप लोग याद रखे रहिए, नागलीला भी है, गोवर्धन लीला भी है, प्राण प्यारी भी है। तो ये बस इतना। तो आज आप लोगों ने रचना में केवल 2 कवियों को देखा, एक कबीर को और दूसरा सूरदास को। अब आप ये ना सोचिए कि आज हमने इतना ही पढ़ाया है, इतना नहीं पढ़ाया। ये आपको थोड़ा थोड़ा लिखाएंगे तो कम से कम 200-300 रचनाएं आपको याद हो जाएंगी, थोड़ा थोड़ा कर रहे हैं। तो आपने सूरदास का क्या किया, सूरदास का साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली, सूर पचीसी, गोवर्धन, नागलीला, और कबीरदास का बीजक, साखी, शबद, रामायणी। इतना ही आपको याद करना है। प्रयत्न थोड़ा लंबा पड़ जाएगा वीडियो, इसलिए हम आपको अगले वीडियो में पढ़ाएंगे। तब तक के लिए जय हिंद।